हाय फ्रेंड, वेलकम टू पीएलसी। बेल्ट्रॉन डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए ये ट्यूटोरियल वीडियो है। हालांकि इस वीडियो को देखा जाए तो ये केवल बेल्ट्रॉन डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए नहीं, बहुत सारे एग्जाम जहाँ पे कंप्यूटर साइंस से क्वेश्चन पूछे जाते हैं उन सारे एग्जाम के लिए ये इम्पोर्टेंट है और बहुत ही बेसिक लैंग्वेज में बेसिक स्टाइल में आपको मैं पढ़ाऊंगा। क्योंकि मुझे पता है कि जो भी लोग इस वीडियो को देखेंगे वो कंप्यूटर में उतने इंटरेस्टेड नहीं होंगे या कभी कंप्यूटर पढ़े भी होंगे कहीं किसी इंस्टीट्यूट में, तो उतने जैसे कि होता है कि उतने मन से नहीं पढ़ते हैं। बस किसी तरह से जाते हैं, अपना टाइम पास करते हैं, थोड़ा सा खेलते कूदते हैं और चले आते हैं। और मोस्टली लोगों के लिए बात कर रहा हूँ, लेकिन बहुत सारे लोग पढ़ते हैं, अच्छे भी हैं। इस वीडियो को पढ़िएगा तो कुछ क्वेश्चन जो बेल्ट्रॉन में पूछे गए हैं उनका जवाब आपको मिल जाएगा। तो जस्ट हम लोग पहले थ्योरी पोर्शन कवर करेंगे, फिर क्वेश्चन है उस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। तो ये जो वीडियो है, मैं बेल्ट्रॉन को आधार बना के आपको ये वीडियो बना रहा हूँ। लेकिन ये बहुत सारे कंप्यूटर साइंस के एग्जाम होते हैं जहाँ क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उन सब के लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, तो मैं शुरू से लेके आता हूँ। हाँ चलिए, ये कुछ हेडिंग के तौर पे मैंने लिख दिया है यहाँ पे। बिल्टॉन डाटा एंट्री ऑपरेटर 2024 में जो एग्ज़ाम होने वाला है उसका। और यहाँ पे मैंने कुछ लिखा है यूनिट 1। ठीक है, यूनिट 1 कहने का मतलब है कि जो बिल्ट्रॉन का सिलेबस है उसको आधार बना के मैंने यहाँ पे लिखा है यूनिट 1। और यूनिट 1 का नाम जो है बेसिक ऑफ कंप्यूटर्स है, मतलब कंप्यूटर फंडामेंटल आप बोल सकते हैं। तो कंप्यूटर फंडामेंटल में जो चीज़ें पढ़ी जाती है उन सब चीज़ों को हम लोग इसमें कवर करेंगे। कोशिश करेंगे 2 पार्ट या 3 पार्ट में ही इस पहले यूनिट को मैं ख़त्म कर दूँ, ठीक है? तो देखते हैं, एक पार्ट में तो हम लोग अच्छा खासा टॉपिक को कवर कर लेंगे। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर, एकदम आसान भाषा में हम लोग समझेंगे, ठीक है? कंप्यूटर का इंट्रोडक्शन, कंप्यूटर क्या है ये आज की डेट में किसी से छुपा नहीं है। दिन रात हम लोग कंप्यूटर से ही खेल रहे हैं, कंप्यूटर में ही अपना टाइम दे रहे हैं। मोबाइल भी तो एक कंप्यूटर ही है। आपके घर में अगर लैपटॉप नहीं है या पीसी नहीं है, इस तरह का जो दिखने वाला कंप्यूटर है ये नहीं है, तो ये मत मानिए कि आपके पास कंप्यूटर नहीं है। हर हाथ में आज की डेट में स्मार्टफोन है और स्मार्टफोन भी एक कंप्यूटर ही है। काफ़ी कॉम्पैक्ट साइज में, छोटे साइज में आपके पास एक कंप्यूटर है। तो ये जो है, हम जब भी कंप्यूटर की बात करते हैं तो मेरे दिमाग में, आपके दिमाग में कुछ इस तरह का इमेज आता है कि यही कंप्यूटर है जहाँ पे एक स्क्रीन है, एक कीबोर्ड है जिसमें बटन वगैरह होता है और एक माउस है जहाँ पे हम लोग कुछ अपना इंस्ट्रक्शन वगैरह देते हैं, कर्सर मूव करते हैं, और जो बॉक्स की तरह होता है इसको सीपीयू बोलते हैं। तो इन पूरे को मिला के हम लोग क्या बोलते हैं, कंप्यूटर सिस्टम। तो ये तो हम उसका एक तरह से स्ट्रक्चर हम उस पे बात किए। लेकिन जब डिफिनेशन की बात करें हम, तो डिफिनेशन इसका किस तरह से तय किया जाएगा। तो देखिए, डिफिनेशन मैं यहाँ पे हिंदी में लिखा हूँ। पहले कुछ हिंदी में लिख के कोशिश किया हूँ कि आपके लिए हिंदी डालूँ, लेकिन जहाँ छोट एक दो लाइन का है डिफिनेशन वहाँ पे मैं इंग्लिश ही रखा हूँ। तो देखिए क्या कह रहा है डिफिनेशन में। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। जाहिर सी बात है, क्योंकि ये बिजली से चलता है तो ये इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो डाटा और इंस्ट्रक्शन को इनपुट के तौर पे लेती है और लिए गए डाटा को इंस्ट्रक्शन के आधार पर प्रोसेस करती है और हमें आउटपुट के रूप में इंफॉर्मेशन देती है। बहुत सारी बातें एक ही, मतलब 2-3 लाइन में ही समेट दिया गया है। देखिए बात क्या कह रहा है। ये हो गया आपका कंप्यूटर। मैं कुछ एकदम एक सीपीयू का ही एग्जांपल ले रहा हूँ। ये हो गया सीपीयू, ये जो बॉक्स है ना, इसे ही मैं यहाँ पे बना रहा हूँ। तो जो ये इस पे हम लोग जो बटन दबाते हैं ढेर सारा, तो ये बटन जो दबाते हैं वो हमको यहाँ पे दिखता है। तो यहाँ पे तो आपको बस दिख रहा है, लेकिन वो जा कहाँ रहा है, इस बॉक्स के अंदर। या आप इस माउस को हिलाकर थोड़ा सा कर्सर मूव करते हैं तो यहाँ पे जो तीर है जो थोड़ा सा मूव करता है, वो दिख रहा है बस यहाँ पे, लेकिन इसके अंदर वो कुछ तय कर रहा है कि काम कैसे होगा। ठीक है, तो यही कह रहा है कि जो सीपीयू है, मेन कंप्यूटर तो यही सीपीयू ही है। तो इस सीपीयू को हम बना लिए, ठीक है। अब कोई भी बटन दबाते हैं, आप कुछ देते हैं तो वो सीपीयू को चला जाता है। तो आप कोई भी बटन दबाते हैं तो एक तरह से डाटा ही आप देते हैं सीपीयू को। और माउस वगैरह हिलाकर आप एक तरह से इंस्ट्रक्शन देते हैं कि
आप वहाँ पे आदेश देते हैं कि इस तरीके से काम करना, जो हम डाटा दे रहे हैं उसको लाल करना, पीला करना, जो कुछ करना, मतलब इस तरीके से काम करना। तो वो सब इंस्ट्रक्शन हम लोग माउस वगैरह हिलाकर और सिलेक्ट करके हम लोग सिलेक्शन वगैरह कुछ करके हम लोग बता देते हैं। तो हम बोल सकते हैं कि इनपुट के तौर पे हम लोग क्या देते हैं कंप्यूटर को, डाटा और इंस्ट्रक्शन। ठीक है, डाटा और इंस्ट्रक्शन देते हैं, और इसमें क्या होता है, प्रोसेसिंग होता है। जो आप इंस्ट्रक्शन देते हैं उसी को आधार मानकर कंप्यूटर के अंदर, मेन कंप्यूटर तो सीपीयू है, इसी के अंदर प्रोसेसिंग होता है। प्रोसेसिंग में थोड़ा सा समय लगता है, बहुत फास्ट हो गया आज का कंप्यूटर। एक सेकंड में तो कितना हजार इंस्ट्रक्शन को क्या करता है वो, कितना हजार डाटा को एक तरह सोल्व कर लेता है। तो बहुत फास्ट हो गया है। तो प्रोसेस करना, कुछ कंप्यूटर आपके लिए काम कर रहा है तो उसको समझ लीजिए वो प्रोसेस कर रहा है। काम को ही प्रोसेस बोला जाता है, कंप्यूटर के अंदर काम को ही प्रोसेस बोला जाता है। तो जो भी आप डाटा देते हैं, कुछ साथ में इंस्ट्रक्शन भी दे देते हैं, इस इंस्ट्रक्शन को आधार बनाकर इसमें उस पर काम किया जाता है, और काम करने के बाद आपको आउटपुट दे देता है। और जो कुछ आपको आउटपुट के रूप में मिलता है उसे ही इंफॉर्मेशन बोलते हैं, इंफॉर्मेशन बोलते हैं। तो जो कुछ हम लोग अब थोड़ा सा यहाँ पे मिटाते हैं, ठीक है, चलिए अब फाइनली समझते हैं इसको। ये हो गया सीपीयू। अब यहाँ पे आपने कुछ बटन दबाया तो वो गया इसके अंदर, या आप माउस को आप हिलाएं तो वो गया इसके अंदर। तो डाटा और इंस्ट्रक्शन गया सीपीयू के अंदर। अब इसमें हुआ प्रोसेसिंग, प्रोसेसिंग होने के बाद फिर आउटपुट के तौर पे निकला तो आपको दिख गया स्क्रीन पे। तो स्क्रीन आपको आउटपुट दिखाता है। ठीक है, तो ये रहा एकदम बेसिक साइंस इंट्रोडक्शन, एकदम आसान भाषा में, ताकि आपको समझ में आ जाए। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे डाटा क्या है, थोड़ा सा उसको जान लेते हैं। डाटा कुछ नहीं है, रॉ फैक्ट को ही डाटा बोलते हैं। डाटा इज ए रॉ फैक्ट। डाटा एक रॉ फैक्ट है। एक रॉ फैक्ट का मतलब फैक्ट है, अधूरा फैक्ट है। ठीक है, जैसे किसी का नाम हो गया, सैलरी हो गया, एज हो गया, रोल नंबर हो गया, किसी का मोबाइल नंबर हो गया, किसी का अकाउंट नंबर हो गया, आपका बाइक का नंबर हो गया, ये सब डाटा है। ठीक है ना, ये सब डाटा है। बहुत सारे डाटा को मिलाकर आप उससे कुछ काम का अगर नॉलेज निकाल लेते हैं, सूचना निकाल लेते हैं, उसे ही हम लोग इंफॉर्मेशन बोलते हैं। ठीक है, इंस्ट्रक्शन, इंस्ट्रक्शन कुछ नहीं होता है, कमांड होता है, आदेश, जो यूजर के द्वारा किसी कंप्यूटर को दिया जाता है, और वो आदेश जाकर कंप्यूटर को बताता है कि तुम्हें क्या करना है। ठीक है, तो इंस्ट्रक्शन कुछ नहीं है, कमांड है, जो हमेशा यूजर देता है, और वो कमांड कंप्यूटर को जाकर बताता है कि इस ढंग से ही काम करना। तो ठीक है, इंफॉर्मेशन क्या है, एकदम सिंपल भाषा में अगर बोला जाए तो प्रोसेस्ड डाटा इज कॉल्ड इंफॉर्मेशन। जो भी आपने डाटा दिया वो प्रोसेस हुआ, प्रोसेस होने के बाद जो निकल रहा है वही तो इंफॉर्मेशन है। तो इसको हम लोग एक लाइन में बोल सकते हैं, प्रोसेस्ड डाटा इज कॉल्ड इंफॉर्मेशन। प्रोसेस किया गया डाटा ही इंफॉर्मेशन कहलाता है। अगर आप हिंदी में नोट्स बनाना चाह रहे हैं तो जैसे मैं बोल रहा हूँ उसी चीज़ को लिख लीजिएगा। ठीक है, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। अब आता है कैरेक्टरिस्टिक्स। देखिए यहाँ से कैरेक्टरिस्टिक्स से क्वेश्चन बनता है। ठीक है, तो कैरेक्टरिस्टिक्स मतलब होता है गुण, कंप्यूटर के गुण। तो कंप्यूटर के गुण में 5 चीज़ें एकदम याद रखिएगा आप। स्पीड, स्टोरेज, एक्यूरेसी, वर्सटैलिटी, डिलीजेंस। ठीक है, अब एक एक करके समझते हैं। देखिए, स्पीड, कंप्यूटर बहुत फास्ट है। अभी हमने बोला ना, आज के डेट में ऐसा ऐसा कंप्यूटर है जो एक सेकेंड, नैनो सेकेंड में कितना काम कर देता है, हजारों काम कर देता है नैनो सेकेंड में। ठीक है, तो बहुत फास्ट है। स्टोरेज, बहुत ज़्यादा स्टोरेज होता है इसके पास, बहुत ज़्यादा मात्रा में डाटा आप स्टोर करके रख सकते हैं। एक नॉर्मल लैपटॉप आज के डेट में खरीदिएगा तो 1 टेराबाइट उसका स्पेस रह रहा है, 1 टेराबाइट। ठीक है, एक्यूरेसी, कंप्यूटर हमेशा एक्यूरेट होता है, हमेशा वो एक्यूरेट रिजल्ट ही देगा। हाँ, अगर गलत आउटपुट आपको मिल रहा है तो कहीं ना कहीं आप में गलती है, गलत इनपुट आपने दे दिया होगा। तो इसीलिए एक कहावत है कंप्यूटर के भाषा में, गार्बेज इन गार्बेज आउट। मतलब आपने गार्बेज इनपुट किया होगा, इसीलिए आपको गार्बेज आउटपुट मिला है। मतलब आपने कचरा डाला है तभी आपको कचरा कंप्यूटर ने दे दिया है। तो एक्यूरेसी, कंप्यूटर हमेशा एक्यूरेट रिजल्ट देता है। ओके, आगे बढ़ते हैं। वर्सटैलिटी, देखिए वर्सटैलिटी का मतलब होता है कि ए, एक
डिवाइस है और अनेकों काम कर दे रहा है आपके लिए, तो उसी के लिए बोलते हैं उसके अंदर वर्सटैलिटी है। मतलब एक इंसान दिन भर में 10 तरह का काम आपके लिए कर दे रहा है, तो आप बोल सकते हैं बहुत वर्सटाइल आदमी है। ठीक है? तो वर्सटैलिटी, क्योंकि इसीलिए वर्सटाइल है क्योंकि आपके पास जो कंप्यूटर है उस पे आप गेम खेल ले रहे हैं, आप उस पे यूट्यूब देख ले रहे हैं, मूवी देख ले रहे हैं, ऑडियो बजा ले रहे हैं। मतलब कि ऑडियो का मतलब हो गया कि जैसे कि कोई MP3 बजा ले रहे हैं। पहले MP3 के लिए एक स्पेशल डिवाइस आता था जिसको हम लोग बोलते थे डेक, टेप रिकॉर्डर, रेडियो। उस सब का तो खत्म कर दिया ना काम। आप खुद ऐसे सोच लीजिए, आप आज से 20 साल पहले चले जाइए तो बहुत छोटे छोटे डिवाइस होते थे अलग अलग काम करने के लिए। कैमरा एक अलग डिवाइस होता था, टेप रिकॉर्डर अलग डिवाइस होता था, आपके घर में एक अलार्म घड़ी होता था, अलार्म घड़ी वो अलग डिवाइस होता था। आपके घर में जैसे कि उसके लिए बहुत सारा चीज़ है, कितना चीज़ें होता है। जैसे कि कुछ ही एग्जांपल दे दीजिए, जैसे डेक ही बोल रहे हैं, सीडी प्लेयर ही बोल रहे हैं। धीरे धीरे आने वाले टाइम में टेलीविजन भी खत्म हो जाएगा, VCR ये सब भी खत्म हो गया। तो इन सब का काम कहीं ना कहीं एक कंप्यूटर आपके लिए कर दे रहा है। ठीक है? तो इन सब का काम कर दे रहा है और एक ही मशीन काम कर रहा है, तो इसी चीज को वर्सटाइल बोलते हैं। उसके अंदर वर्सटाइलिटी है। डिलीजेंस, वो कभी थकता नहीं, वो कभी ऊबता नहीं। इसी चीज को बोलते हैं डिलीजेंस। हम लोग क्या करते हैं, शुरू शुरू में काम करेंगे बहुत फास्ट, बाद में धीरे धीरे 2-4 घंटा में थक जाएंगे, फिर काम स्लो करेंगे और एरर भी काम में देखने को मिलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन। अब यहाँ पे कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन, देखिए कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन पहले थोड़ा सा और इस पर बात कर ले। देखिए कंप्यूटर का गुण तो हम लोगों ने देख लिया, कंप्यूटर का अवगुण डिमेरिट अगर आप देखें तो कंप्यूटर के पास एक सबसे बड़ा डिमेरिट है, नो IQ। ठीक है? उसके पास अपना बुद्धि नहीं होता। ठीक है? और कॉस्टली है ये। तो ये दो आप डिमेरिट निकाल सकते हैं। लेकिन अब तो आने वाला टाइम में AI आ रहा है, तो AI से आप बोल सकते हैं कि थोड़ा सा IQ कंप्यूटर में भी अब देखने को मिल रहा है, अच्छा खासा IQ। लेकिन एग्जाम में वो आपसे नहीं पूछा जाएगा। जब अगर डिमेरिट में कहीं देखने को मिलेगा तो IQ कहीं वो डिमेरिट बताएगा। अब आता है कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है? तो देखिए कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन से भी क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है। कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन समझने वाली चीज़ है। ठीक है? जो भी हम ऊपर यहाँ पे कंप्यूटर दिखाए हैं आपको, इसी कंप्यूटर को थोड़ा सा यहाँ पे एक ड्राइंग के थ्रू ऐसे समझाने की कोशिश किया जा रहा है, इस तरह से। ये जो पूरा है, देखिए इसमें हम क्या कर रहे हैं, ये जो CPU बॉक्स हुआ है ना, वो समझ लीजिए ये। ठीक है? जो बॉक्स होता है CPU कैबिनेट। ठीक है? हालांकि प्रोसेसर को भी CPU बोलते हैं और CPU को चिप भी बोलते हैं। ठीक है? तो माइक्रो प्रोसेसर बोला जाए या प्रोसेसर बोला जाए या चिप बोला जाए, उन सब का मतलब है CPU। और एक तरह से अगर एकदम सटीक नॉलेज दें हम आपको, तो CPU कुछ बड़ा नहीं होता है। CPU मुश्किल से 2x2 इंच का ही होता है, उससे भी छोटा होता है, लेकिन नॉर्मली 2x2 इंच का ही होता है। और मदरबोर्ड पे मदरबोर्ड जो होता है, जो उस पे चिपकाया हुआ होता है, और इसी को कहते हैं CPU। और CPU के अंदर का ये जो है, हम बोल सकते हैं ये जो अंदर वाला जो बॉक्स है, यही मेन CPU है। ठीक है? यही मेन CPU है। ठीक है? CPU के अंदर दो चीज होता है, कंट्रोल यूनिट और अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। और जो बॉक्स के अंदर ये सब चीज होता है उसको CPU कैबिनेट बोलते हैं या CPU केस। ठीक है? लेकिन आम भाषा में हम लोग उसको CPU 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 बोलते रहते हैं। ठीक है? तो इसी के लिए मैंने यहाँ पे अभी CPU लिख दिया, लेकिन जो फैक्ट है वो भी मैंने आपको बता दिया। चलिए, तो जो CPU बॉक्स है उसके अंदर तो आपको प्रोसेसर देखने को मिलेगा ही। ठीक है? और मेमोरी भी आपको देखने को मिलेगा, रैम वगैरह उसी के अंदर होता है। अब यहाँ पे इनपुट यूनिट है और यहाँ पे आउटपुट यूनिट है। तो इनपुट यूनिट के अंतर्गत सारे इनपुट डिवाइस आ जाते हैं।
तो जितने भी इनपुट डिवाइस है उनका काम है यूजर से डाटा को कलेक्ट करना और सीपीयू को दे देना। ठीक है, सीपीयू के अंदर जाएगा तो वो क्या करेगा, उस पर प्रोसेस करेगा और उसको जब जरूरत होगा तो उसको मेमोरी में भी स्टोर कर लेगा, और जब लगेगा तो वो आउटपुट के रूप में आपको आउटपुट यूनिट को भी ट्रांसफर कर देगा। तो आउटपुट यूनिट पे ट्रांसफर कर देगा तो आपको दिख जाएगा स्क्रीन पे, या अगर प्रिंटर के थ्रू आउटपुट निकलेगा तो पेपर पर प्रिंट होकर निकल जाएगा। तो आउटपुट यूनिट में वो सारे डिवाइस देखने को मिलेगा जो कंप्यूटर से इंफॉर्मेशन लेकर और आपको या तो दिखा देगा, या तो सुना देगा, या तो पेपर पे छाप के आपको दे देगा। तो जैसे कि हम लोग आगे देखेंगे कि आउटपुट यूनिट के अंदर कितने तरह के डिवाइस आते हैं, और फिर आगे हम लोग देखेंगे कि इनपुट यूनिट के अंदर कितने तरह के डिवाइसेस आते हैं, और इन दोनों पे भी क्वेश्चन बनता है। तो कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन में बस यही सारा चीज़ हमको देखना होता है कि इनपुट डिवाइस डाटा दे देता है सीपीयू को, सीपीयू में प्रोसेस होता है और फिर आउटपुट यूनिट को दे देता है, और इसके थ्रू आउटपुट यूनिट के थ्रू आपको रिजल्ट दिख जाता है। तो अब आते हैं कि सीपीयू के अंदर क्या होता है। तो देखिए, सीपीयू के अंदर की चीज़ों को आप समझते हैं, ठीक है। तो सीपीयू के अंदर बोले ना कि ये क्या है, ये आपका मेन सीपीयू तो यही हो गया जिसको प्रोसेसर बोलते हैं, और इसमें दो चैम्बर होते हैं, एक को कंट्रोल यूनिट बोलते हैं और एक को अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट बोलते हैं। तो जो कंट्रोल यूनिट है उसका काम है बस कंट्रोल करना। तो किसको कंट्रोल करना, वो इनपुट डिवाइस को कंट्रोल करेगा, आउटपुट डिवाइस को भी कंट्रोल करेगा, मेमोरी को भी कंट्रोल करेगा, और अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट को भी कंट्रोल करेगा। मतलब ये सबका बॉस है। ठीक है, मेमोरी यूनिट के बारे में कुछ नहीं समझना, बस जो कुछ अंदर चलते रहता है कंप्यूटर के अंदर, उन चीज़ों को स्टोर अगर करना होगा कहीं ना कहीं तो स्टोर करके रखना होगा, टेम्पोररी या परमानेंटली। तो वो सब हम लोग मेमोरी यूनिट को ही दे देते हैं कि तुम स्टोर करके रखो। तो आगे हम लोग पढ़ेंगे कि मेमोरी यूनिट में कितने प्रकार के मेमोरी होते हैं, उन सब चीज़ों को देखेंगे। ठीक है, अब आते हैं अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट क्या है। तो असल में कंप्यूटर के अंदर कुछ प्रोसेस करता है, कोई काम करता है, तो वो अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट ही काम करता है। नाम है अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। इसको भी आगे दो पार्ट में आप ऐसे बांट सकते हैं कि अरिथमेटिक यूनिट और लॉजिकल यूनिट। तो अरिथमेटिक यूनिट क्या करेगा, जितना भी मैथमेटिकल कैलकुलेशन होते हैं, जोड़ घटाव गुणा भागा, वो सब अरिथमेटिक यूनिट करता है। और लॉजिकल यूनिट मतलब छोटा बड़ा, बड़ा तथा बराबर, इन सब चीज़ों के बारे में अगर कुछ कंपैरिजन करना है तो वो लॉजिकल यूनिट करता है। तो अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट ये एक ही साथ हमेशा लिखा जाता है। तो अब इन सब चीज़ों को मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, आपके लिए हिंदी में लिख दिया है। ठीक है, इनपुट यूनिट देखिए, जैसा मैंने लिखा है उसके पीछे कुछ कारण है, इसीलिए मैंने उसको वैसे लिखा है। क्योंकि किसी किसी एग्जाम में इस तरह से क्वेश्चन बन जाता है कि वो, ऐसा डिवाइस जो कंप्यूटर से इंफॉर्मेशन लेता है और यूजर को देता है, तो उस डिवाइस को हम क्या बोलेंगे, इनपुट यूनिट बोलेंगे या आउटपुट यूनिट बोलेंगे, मतलब इनपुट डिवाइस बोलेंगे या आउटपुट डिवाइस बोलेंगे। तो अभी हमने बोला ना, कंप्यूटर से लेकर यूजर को देता हो तो वो आउटपुट डिवाइस ही ऐसा काम कर सकता है। अगर ऐसे क्वेश्चन बना दे कि यूजर से इनपुट लेकर कंप्यूटर को देता हो, तो ये तो काम हो गया इनपुट डिवाइस का। इनपुट डिवाइस क्या करता है, यूजर से लेता है और कंप्यूटर को दे देता है। तो चलिए, देखते हैं इनपुट यूनिट। तो यही बातें लिखी हुई है कि इनपुट यूनिट कंप्यूटर सिस्टम का वो भाग है जो डाटा और इंस्ट्रक्शन यूजर से लेता है और कंप्यूटर की भाषा में बदलते हुए कंप्यूटर को दे देता है। ठीक है, आउटपुट यूनिट का क्या करता है, आउटपुट यूनिट कंप्यूटर सिस्टम का वो भाग है जो इंफॉर्मेशन को कंप्यूटर से लेता है और यूजर की भाषा में यूजर को दिखा देता है। देखिए, यहाँ पे थोड़ा सा डिफिनेशन में ट्विस्ट है कि यूजर की भाषा और कंप्यूटर की भाषा। तो कंप्यूटर क्या है ना कि वो बाइनरी लैंग्वेज समझता है, मतलब 0 1 में ही समझता है। तो हम लोग जो भी ABCD टाइप करते हैं वो कंप्यूटर नहीं समझता है। तो कीबोर्ड पे ABCD टाइप करते हैं तो कीबोर्ड का ये जिम्मेदारी है कि वो उस ABCD को 0 1 में बदल के कंप्यूटर को दे। कंप्यूटर को देने से पहले ये 0 1 में बदल देता है। ठीक है, ठीक उसी प्रकार
ठीक उसी प्रकार एक कंप्यूटर आउटपुट यूनिट को कुछ भी अगर देता है तो वो 0 1 के फॉर्म में ही देता है, और 0 1 के फॉर्म में आपको तो समझ में नहीं आएगा। तो आउटपुट यूनिट की जिम्मेदारी है कि इस 0 1 को एक इंसान की भाषा में वो दिखा दे। तो इस 0 1 को मान लीजिए कुछ लिखना ही इंग्लिश में यहाँ पे लिखना है, जैसे कि कुछ इस तरह कार लिखना है, तो वो तो 0 1 में ही निकलेगा, लेकिन आपको स्क्रीन पर दिखेगा CAR, तो आप समझ जाइए। चलो, बस इतना ही बात है। मेमोरी यूनिट वो तो क्या करेगा, वो जो भी इंस्ट्रक्शन और डाटा है उसको स्टोर करके रखेगा। अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, तो वही अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट आपका प्रोसेस करता है, जो भी कंप्यूटर को डाटा देते हैं यही प्रोसेस करता है। तो मैथमेटिकल काम भी करता है और लॉजिकल काम भी करता है, बड़ा छोटा 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 बराबर इन सब का ही ये हिसाब किताब रखता है। कंट्रोल यूनिट क्या है, उन सारे जो भी ऊपर में ये सब जितना भी है इन सबको क्या करता है, बस कंट्रोल करता है। ठीक है, चलिए। अब इस आधार पर देखा जाए तो कंप्यूटर का 5 मुख्य प्रकार का काम होता है। ठीक है, अभी जो हम लोग ऑर्गेनाइजेशन को समझे हैं उस संसार पे देखा जाए तो कंप्यूटर मुख्य रूप से 5 ही काम करता है। तो क्या काम करता है, डाटा और इंस्ट्रक्शन को इनपुट के तौर पर लेता है। कंप्यूटर सिस्टम की बात कर रहे हैं पूरा, ठीक है। कंप्यूटर सिस्टम के अंदर इनपुट आउटपुट और CPU ये सारा चीज आ जाता है। ठीक है, तो कंप्यूटर सिस्टम का मुख्य काम 5 है, जिसमें पहला क्या है कि इंस्ट्रक्शन, डाटा और इंस्ट्रक्शन को लेना, फिर उसको स्टोर करके रखना, फिर उसको प्रोसेस करना, फिर प्रोसेस किया हुआ चीज को आउटपुट के रूप में दिखाना, और फिर इन सभी कार्यों को कंट्रोल करना। तो कंट्रोल यूनिट क्या करता है, इन सभी कार्यों को कंट्रोल करता है। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे कंप्यूटर आर्किटेक्चर का छोटा सा चीज हम लोग देखेंगे, न्यूमैन आर्किटेक्चर। ऐसे क्वेश्चन इससे बना हुआ है बंटवान में। ठीक है, तो वहाँ पे न्यूमैन आर्किटेक्चर का बात करता है। तो न्यूमैन जो भी थे एक साइंटिस्ट थे, इन्होंने एक आर्किटेक्चर दिया था स्टोर्ड प्रोग्राम कंप्यूटर का। मतलब कंप्यूटर में ही प्रोग्राम, कंप्यूटर के मेमोरी में क्या रहेगा, डाटा और प्रोग्राम स्टोर किया जाएगा। बस इतना ही कहना था इनका कि कंप्यूटर के मेमोरी में डाटा के साथ साथ प्रोग्राम मतलब सॉफ्टवेयर को भी हम लोग स्टोर करके रखेंगे। बस यही बात इन्होंने दिया, और इसी चीज को बुलाया जाता है वन न्यूमन आर्किटेक्चर। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब हम इनपुट डिवाइस के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो इनपुट यूनिट के अंतर्गत जो भी डिवाइसेस आते हैं तो उसी को हमने लिख दिया है इनपुट यूनिट डिवाइसेस। इनपुट यूनिट के अंदर जितने प्रकार के डिवाइस आते हैं उन सारे डिवाइस को हम लोग यहाँ पे देखेंगे, और एग्जाम में खूब क्वेश्चन आता है इनपुट आउटपुट से। तो इनपुट इनपुट जो भी है, इनपुट यूनिट में हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं, सबसे पहले हम लोग कीबोर्ड को पढ़ेंगे। कीबोर्ड, सब किसी ने कीबोर्ड देखा होगा। ठीक है, कीबोर्ड पर ढेर सारा बटन होता है। आप दिन रात चैटिंग करते हैं, आपके मोबाइल में ही कीबोर्ड निकल जाता है, स्क्रीन के ऊपर आ जाता है, आप उस पर टाइप करते हैं। ठीक है, तो कीबोर्ड से आप क्या करते हैं, टेक्स्ट, जो भी टेक्स्ट डाटा है वो टाइप करते हैं, और कभी कभी इंस्ट्रक्शन भी हम लोग कीबोर्ड के थ्रू ही दे देते हैं। ठीक है, तो कीबोर्ड का बस इतना ही काम है, और कीबोर्ड सबसे ज़्यादा मात्रा में प्रयोग होने वाला इनपुट डिवाइस है। अब यहाँ पे, यहाँ कीबोर्ड का एक फोटो था जो कि गायब हो गया। देखिए ये कीबोर्ड यहाँ पे आ गया है, और ये सब इधर उधर कर दिया है। ठीक है, ये सब गड़बड़ कर दिया। वहाँ वहाँ पे जा ही नहीं रहा है, बहुत छोटा करते हैं। ठीक है, छोटा किए, वो अपना जगह ले लिया। चलिए, इससे हुआ क्या कि थोड़ा सा हम लोग का समय बर्बाद हुआ। हाँ, अब आ जाइए देखिए, ये जो है कीबोर्ड, ये कीबोर्ड आप लोग देखते होंगे किसी साइबर कैफे में, किसी ऑफिस में,
या स्कूल वगैरह में कहीं काउंटर पे कंप्यूटर के साथ रखा हुआ होता है, और थोड़ा सा इन चीज़ों को समझते हैं। थोड़ा सा समय लेकर अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। थोड़ा सा एक हो क्या गया है ना कि आज के डेट में हम लोगों के पास पेशेंस नहीं रहा है पढ़ने का। और बहुत अच्छे अच्छे टीचर हैं जो पढ़ा रहे हैं आपको, लेकिन आप लोग शॉर्ट्स के चक्कर में, रील्स के चक्कर में कहीं भी मन नहीं लगा रहे हैं, मन लग ही नहीं रहा है। तो थोड़ा सा पेशेंस रख के पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि यही इकलौता एक साधन है और विकल्प है आपके पास जिससे आप कहीं सक्सेस कर पाइएगा, खासकर एजुकेशन फील्ड में या जॉब के फील्ड में। वरना फिर मुश्किल है। चलिए, बहुत हो गई ज्ञान की बातें। अब आते हैं, देखिए, कंप्यूटर, ऊपर में तो कंप्यूटर का ओरिजिनल फोटो है, और नीचे ना आप देख रहे हैं, यहाँ पे ना दिखाने की कोशिश की गई है कलर, कलर से कुछ की को अलग अलग कलर में कर दिया गया है। और यहाँ से दिखाने की कोशिश की जा रही है कि कीबोर्ड में कितने प्रकार के कीज होते हैं, ठीक है। तो आप यहाँ पे क्या कीजिएगा, थोड़ा सा समय देके इस चीज़ को देखिएगा। यहाँ पे लाल से कुछ बटन को कर दिया गया है, मतलब अगर हम बोले तो ये जो है, ये वाला बटन और ये चारों बटन, ठीक है, और ये वाला बटन, ये एक तरह से कंट्रोल की है। इनसे बहुत तरह का हम लोग कंट्रोल, कंप्यूटर को कंट्रोल करने का काम करते हैं। अब उसी तरह से इधर आ जाए ग्रीन से नेविगेशन की। तो ये जो चार गो तीर है ना, इसको नेविगेशन की बोलते हैं, और इसको कर्सर मूवमेंट की भी बोलते हैं, कर्सर मूवमेंट की, ठीक है। और साथ में ये भी नेविगेशन का ही काम करता है, मतलब कि आपका जो भी डॉक्यूमेंट है कंप्यूटर में, उसमें आगे पीछे ऊपर नीचे जाने में ये भी हेल्प करता है। और उसी तरह से यहाँ पे न्यूमेरिक कीपैड दिया है, तो ये न्यूमेरिक कीपैड यहाँ पे दिखा रहा है। तो देखिए, ये वाला पार्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, न्यूमेरिक कीपैड, ठीक है, न्यूमेरिक कीपैड। और ये जो पीला कलर से दिया है, ये हो गया पूरा अल्फा न्यूमेरिक की, जिसको टाइपिंग की भी बोलते हैं। और ये वाला हो गया आपका फंक्शन की। फंक्शन की 12 होते हैं, ठीक है। अगर पूरा कीबोर्ड में की बात की जाए तो 104 कीज होते हैं नॉर्मल एक कीबोर्ड में। हालांकि अनेकों प्रकार का कीबोर्ड आता है, तो दो चार बटन आगे पीछे आपको मिल जाएंगे, लेकिन एक स्टैंडर्ड कीबोर्ड में 104 कीज ही आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे क्वेटी लिखा गया, ठीक है। कीबोर्ड का कुछ लेआउट होता है, लेकिन अधिकतर जो कीबोर्ड हम लोग इस्तेमाल करते हैं उसको क्वेटिक कीबोर्ड ही इस्तेमाल करते हैं। ये जो कीबोर्ड आपको दिख रहा है, ये क्वेटिक कीबोर्ड है, ठीक है। क्वेटिक कीबोर्ड, इसका नाम कहाँ से आया, यहाँ से। ये जो 5 गो बटन है, इसको आप उठा लीजिए, ठीक है। 5 नहीं, 6 बटन हो गया, तो QWERTY, इसी को उठा के इसका नामकरण कर दिया गया क्वेटिक कीबोर्ड। अब आ गया माउस। अब इधर थोड़ा सा फास्ट चलेंगे हम लोग, ठीक है। देखिए, माउस क्या है, ये भी इनपुट डिवाइस है, ठीक है। ये हो गया माउस, ये आपने कहीं ना कहीं देखा होगा। तो देखिए, माउस में क्या होता है, इसको हम लोग आ, ऐसे हाथ में लेते हैं, और एक बटन इधर होता है, एक बटन इधर होता है। तो इसको हम लोग बोलते हैं लेफ्ट, लेफ्ट की, और इसको बोलते हैं राइट की। और बीच में भी ये एक बटन होता है, इसको बोलते हैं स्क्रोल की, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, स्क्रोल की। स्क्रोल करने में ये काम आता है, ठीक है। किसने बनाया ये, डगलस इंगलबर्ट। ये क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है, कि माउस का इन्वेंटर कौन है, तो डगलस इंगलबर्ट। माउस एक प्रकार का पॉइंटिंग डिवाइस है। देखिए, पॉइंटिंग डिवाइस उसे हम लोग बोलेंगे जो आपके जो भी पॉइंटर है, इसको पॉइंटर बोलते हैं, कर्सर बोलता है लोग इसे, लेकिन कर्सर नहीं बोलते हैं, इसे बोलते हैं पॉइंटर। जो भी इस कंप्यूटर के जो मॉनिटरों पे आपको तीर दिखाई देता है, जब आप इसको हिलाइएगा ना, तो ये भी हिलेगा, ठीक है ना। अब जिस डायरेक्शन में इसको हिलाइएगा माउस को, उसी डायरेक्शन में ये तीर भी जाएगा। तो इसी के लिए माउस को पॉइंटिंग डिवाइस भी बोलते हैं, ठीक है। इसका यूज करते हैं हम लोग माउस पॉइंटर को मूव करने के लिए और सिलेक्शन करने के लिए। लेफ्ट क्लिक कर करके हम लोग सिलेक्शन करते हैं, ठीक है। राइट क्लिक कर, हालांकि मैं यहाँ पे उल्टा बोल दिया, ये हो गया राइट की,
और ये हो गया लेफ्ट क्लिक। क्योंकि ये माउस थोड़ा सा ऐसे है ना, इसी के लिए हमसे मिस्टेक कर गया। अब आगे बढ़ते हैं, ट्रैक बॉल। ठीक है, देखिए माउस को और भी डीप जाकर हम लोग पढ़ सकते हैं। माउस दो प्रकार का होता है, मैकेनिकल माउस, ऑप्टिकल माउस। बस आप इसको पलटिएगा कभी माउस को, तो पीछे देखिएगा लाल कलर का ये रोशनी निकलते रहता है, तो ये ऑप्टिकल माउस हो गया। जिसमें से प्रकाश के सिद्धांत पे काम होता है ना, उसको ऑप्टिकल बोलते हैं। तो ये ऑप्टिकल माउस होगा। पुराने ज़माने में मैकेनिकल माउस होते थे जिसके नीचे बॉल हुआ करता था। ये ट्रैक बॉल देखते हैं, देखिए ट्रैक बॉल पुराने जो भी कंप्यूटर आते थे उसमें ट्रैक बॉल से काम होता था। ठीक है, जो भी पुराने ज़माने के कंप्यूटर होते थे उसमें ट्रैक बॉल से काम होता था, मतलब माउस की जगह ट्रैक बॉल होता था। तो ट्रैक बॉल, अब देख लीजिए, ट्रैक बॉल और माउस में ज़्यादा अंतर नहीं है, ये एकदम माउस की भांति ही काम करेगा। इसमें भी बटन होते हैं, ये राइट क्लिक हो गया और ये लेफ्ट क्लिक हो गया। और ये जो बटन है, ये बटन नहीं है, बॉल है। इस बॉल को आप जैसे जैसे घुमाइएगा वैसे वैसे आपका ये कर्सर घूमेगा। ठीक है, तो ये एक जगह स्थिर रहता है, हम लोग बॉल को ही घुमाते हैं। और माउस में क्या होता है कि पूरे माउस को ही घुमाते हैं, बस इतना ही अंतर है। ठीक है, अब आता है लाइट पेन। यहाँ पे देख लीजिए, एक एक इंसान का हाथ आपको दिख रहा होगा, और इसके हाथ में एक पेन दिख रहा है, और पेन के पीछे तार निकला है, और ये तार जाके सीपीयू के अंदर घुस जाता है। और इसी का इस्तेमाल करके स्क्रीन पे कुछ सिलेक्शन करना हो या किसी तरह का ग्राफिक्स बनाना हो, वो काम किया जाता था पुराने ज़माने में। तो आप बोल सकते हैं कि पुराने ज़माने के कंप्यूटर को एज ए टच स्क्रीन बनाने में ये हेल्प करता था। ठीक है, और इसे ऑप्टिकल डिवाइस बोलते हैं। लाइट, देखिए नाम है लाइट पेन। इसका जो इसका जो नीब है ना, उसमें एक डायोड लगा रहता था। जैसे कि आप लोग का रिमोट देखते हैं, टीवी के रिमोट के आगे एक एक छोटा सा एलईडी लाइट की तरह होता है डायोड, उसी तरह का इसके नीब में होता है। तो ये लाइट के सिद्धांत पे काम करता है, इसी के लिए इसको ऑप्टिकल डिवाइस बोला जाता है। ठीक है, तो ऐसा पूछा जाता है, एग्जाम में आया हुआ था कि इनमें से कौन सा इनपुट यूनिट ऑप्टिकल टाइप है, तो लाइट पेन ही इकलौता ऑप्टिकल टाइप है। हालांकि ऑप्टिकल माउस भी होता है, उस बात का भी ध्यान रखिएगा। जॉयस्टिक, देखिए ये ये जो दिख रहा है, ये पिक्चर आपको जो दिख रहा है फोटोग्राफ, ये जॉयस्टिक का है। इसका प्रयोग किया जाता है वीडियो गेम खेलने में। ठीक है, जॉयस्टिक एक इनपुट डिवाइस है, इसका प्रयोग वीडियो गेम खेलने में किया जाता है। अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, यहाँ पे नोट में मैं कर दिया हूँ, माउस, ट्रैकबॉल, लाइट पेन और जॉयस्टिक, ये चारों के चारों पॉइंटिंग डिवाइस हैं। ये चारों के चारों पॉइंटिंग डिवाइस हैं। भले ही लिखा नहीं है मैंने, इसीलिए नोट में करके लिख दिया। माउस ट्रैकबॉल तो है ही, लाइट पेन भी है और साथ में जॉयस्टिक भी है। अब आगे बढ़ते हैं, स्कैनर। देखिए स्कैनर, ये स्कैनर पहले मिलता था साइबर कैफे वगैरह में देखने को। आप अगर फॉर्म भरवाने जाते थे तो वो आपका फोटो सिग्नेचर को लेकर, आपका फोटो को लेकर यहीं पे रख देता था, और सिग्नेचर किया हुआ जो पेपर होता था उसको यहाँ पे रख के और इससे ढक देगा। और फिर ये क्या करेगा, ये जो भी आपका फोटोग्राफ है और सिग्नेचर है उसका एक डिजिटल कॉपी बनाकर कंप्यूटर को दे देगा, मतलब सीपीयू को दे देगा। तो ये बस उतना ही काम करता है, आपका जो भी टेक्स्ट डॉक्यूमेंट है और जो भी आपका फोटोग्राफ है उसका एक डिजिटल फॉर्म तैयार कर देता है। ठीक है ना, तो आप ऐसे भी बोल सकते हैं कि एक स्कैनर क्या करता है, हार्ड कॉपी को सॉफ्ट कॉपी में बदलता है। तो हार्ड कॉपी किसे बोलेंगे, जो भी पेपर पे प्रिंटेड होता है उसको हम लोग हार्ड कॉपी बोलते हैं। और उसको ये डिजिटल फॉर्म में बदल देगा, तो जो भी डिजिटल फॉर्म में होता है उसको हम लोग सॉफ्ट कॉपी बोलते हैं। ठीक है, लेकिन आज के डेट में क्या कर दिया ना, इसको प्रिंटर के ऊपर चिपका के बना देता है। तो इससे क्या होता है ना, एक प्रिंटर फोटोकॉपी मशीन की भांति काम करने लगता है, तो हम लोग को अलग से स्कैनर देखने को नहीं मिलता है, लेकिन फोटोकॉपी मशीन के ऊपर वाला जो पोर्शन है वही स्कैनर है। अब यहाँ पे हम आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पे एक है डिवाइस बीसीआर। इसका मतलब होता है फुल फॉर्म बार कोड रीडर या रिकॉग्निशन। अगर रीडर क्वेश्चन में नहीं आएगा आंसर में, तो देखिएगा बार कोड रिकॉग्निशन जरूर आएगा, मतलब रीडर या रिकॉग्निशन बात बराबर।
तो इसका इस्तेमाल आपको देखने को मिलेगा मॉल वगैरह में। हम लोग मॉल वगैरह में जाते हैं तो बहुत सारा सामान खरीद के जब काउंटर पे जाते हैं, बिलिंग काउंटर पे, तो वो क्या करता है, हर प्रोडक्ट में एक टैग लगा होता है और उस टैग पे देखिएगा एक बार कोड होता है। और जो भी वहाँ का कैशियर होता है ना, उसके हाथ में इस तरह का डिवाइस होता है, यही डिवाइस बार कोड रीडर है। ये बार कोड को ये रीड कर लेगा और रीड करते ही उसका जो भी दाम उम है सब कंप्यूटर में ऑटोमेटिक एंट्री हो जाता है। ठीक है। तो जो भी प्रोडक्ट्स हैं, प्रोडक्ट और गुड्स हैं, उनके ऊपर जो बार कोड होता है उसी को ये रीड करता है। BCR, बार कोड रीडर। अब आते हैं MICR। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, MICR क्या है, तो फुल फॉर्म क्या है, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर। इसका इस्तेमाल बैंक में किया जाता है चेक को प्रोसेस करने के लिए। जो भी चेक होता है ना, जो भी चेक या DD होता है, डिमांड ड्राफ्ट, आपके घर में अगर चेक होगा तो देखिएगा यहाँ पे नीचे ना कुछ नंबर लिखा रहता है और ये नंबर बड़ा टेढ़ा मेढ़ा लिखा रहता है। तो ये मैग्नेटिक इंक से नंबर लिखा गया रहता है और इसी इंकवा को पढ़ने के लिए इस मशीनवा का इस्तेमाल किया जाता है। ये जो मशीन है इसका नाम है MICR। देख रहे हैं यहाँ पे चेक का बंडल रख दिया है, एक एक करके इसमें से चेक जाएगा ऐसे घूम के, इसके अंदर वह स्कैन हो जाएगा और तुरंत पेमेंट चला जाएगा, मतलब चेक तुरंत प्रोसेस हो जाएगा। तो पहले चेक 2-3 दिन लग जाता था इससे पैसा निकलने में, आज के डेट में 1 घंटा 2 घंटा में हो जाता है। तो कारण क्या है, MICR मशीन का इस्तेमाल किया जाता है। OCR, ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर या रिकॉग्निशन। इसका इस्तेमाल किया जाता है प्रिंटेड टेक्स्ट को कैरेक्टर बाय कैरेक्टर रीड करने के लिए। देखिए यहाँ पे किताब है और इसके हाथ में एक मशीन है। ठीक है। और ये क्या कर रहा है, बस इस लाइन पे ऐसे घुमा रहा है और जो भी यहाँ टेक्स्ट लिखा हुआ है ना, ये सब कंप्यूटर की स्क्रीन वहाँ पर धाए धाए लिखा जाएगा। जो भी यहाँ पे है ये सब कंप्यूटर के स्क्रीन पे ऐसे ऐसे लिखा जाएगा। ऐसा क्यों? क्योंकि ये मशीन यहाँ से रीड करके कंप्यूटर को दे दिया। ठीक है। तो OCR का इस्तेमाल प्रेस वगैरह में किया जाता है, खूब किया जाता है। ठीक है। तो OCR तो ये हैंड हेल्ड है, मतलब हाथ में रखा हुआ। और कुछ कुछ आता है जो एकदम फ्लैट बेड स्कैनर के तौर पे इसी में डाल दिए स्कैनर में ही, और ये पूरे को कन्वर्ट कर दिया। देखिए स्कैनर और OCR में जरा सा फर्क है। स्कैनर क्या करता है, जस्ट लाइक फोटो खींच लेता है, लेकिन OCR क्या करता है, कैरेक्टर बाय कैरेक्टर रीड करके वो कॉपी करके पेस्ट कर देगा बस। ये इसमें एडवांसमेंट है, ये थोड़ा सा इसका एक्स्ट्रा फीचर है। ठीक है। अब यहाँ पे ना एक चीज छूट गया हमसे, ठीक है, कोई बात नहीं, हो जाता है। अब छूट गया तो हम यहाँ पे अलग से आपको बताते हैं। ठीक है। एक होता है OMR डिवाइस। ठीक है। जिससे हम लोग क्या करते हैं, अपना जैसे कि OMR शीट होता है उसको स्कैन करवाते हैं। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं OMR। OMR डिवाइस होता है ऑप्टिकल ऑप्टिकल मार्क मार्क रीडर। तो जो भी हम लोग OMR शीट पे एग्जाम देते हैं, ये जो भी एग्जाम देते हैं, तो बोर्ड वाला जो भी होता है जो एग्जाम लेता है, वो सब कॉपियाँ ले जाकर OMR शीट उसी मशीनों में डालेगा। मशीन में जैसे डालता है वो एक एक करके स्कैन करता है और 1-2 मिनट में ही सबको ये सबका हिसाब किताब लगाता है, कितना सही है कितना गलत है। तो OMR शीट को जिस मशीन से चेक किया जाता है उसको बोलते हैं OMR, ऑप्टिकल मार्क रीडर। अब आते हैं माइक्रोफोन पर। माइक्रोफोन कुछ नहीं, माइक। देखिए माइक्रोफोन पूरा नाम हो गया, इसको शॉर्ट में हम लोग बस बोलते हैं माइक। तो ये माइक सबको ही देखा ही होगा कहीं ना कहीं। इसका काम है वॉइस इनपुट लेकर कंप्यूटर को दे देना। डिजिटाइजर। डिजिटाइजर ये एक पैड होता है, ठीक है, और ये इसके साथ एक पेन आता है। इस पेनवा से आप यहाँ पे जो कुछ लिखिएगा या जो कुछ आप यहाँ पे बनाइएगा, इमेज, फोटो या लिखिएगा, ये कंप्यूटर में उसी तरह का ड्राइंग बन जाएगा। लेकिन यहाँ पे दिखेगा नहीं बनते हुए। अब यहाँ पे बनाइएगा झूठ मूठ का, अब दिखेगा कहाँ आपका, स्क्रीन पे दिखेगा। ठीक है। चलिए हम भी बना दिए बहुत सा, बढ़िया। अब आगे बढ़ते हैं। डिजिटाइजर क्या है, ड्राइंग और स्केच बनाने में आपका हेल्प करता है, क्योंकि माउस से बनाना बड़ा मुश्किल होता है तो इसको ही लगा लिया जाता है। आज की डेट में इसका खूब इस्तेमाल होता है पढ़ाने के लिए।
ऑनलाइन पढ़ाने के लिए। वेब कैमरा, इसको शॉर्ट में हम लोग वेब कैम भी बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए वेब कैम लिखा है, तो ये वेब कैमरा है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग अगर आपको करना होगा तो वेब कैमरा का इस्तेमाल करना ही होगा आपको। ये वेब कैमरा आपका जो भी पिक्चर है और वीडियो है उसको लेता है और कंप्यूटर को दे देता है। ये इसको लेकर मॉनिटर पे इसे चिमटा जैसा होता है लगा दिया जाता है। आगे आते हैं सेंसर। इससे क्वेश्चन आया था कि सेंसर किस प्रकार का डिवाइस है, तो सेंसर इनपुट डिवाइस है। जितने भी प्रकार के सेंसर हैं आपके मोबाइल में ही कितने प्रकार के सेंसर होंगे, या गाड़ी वगैरह जो होता है कार वगैरह उसमें बहुत प्रकार के सेंसर का इस्तेमाल किया जाता है। तो वो सारे सेंसर का काम है कि सेंस करना, जो भी इनपुट है उसको सेंस करके कंप्यूटर को दे देना। तो जो भी सेंसर है वो सब एक प्रकार का इनपुट डिवाइस ही होता है। बायोमेट्रिक डिवाइस, ठीक है, ये इस पे हम लोग अंगूठा रखते हैं और ये उसको क्या करता है, स्कैन कर लेता है। तो बायोमेट्रिक डिवाइस भी एक प्रकार का इनपुट डिवाइस है जो हमारे फिंगरप्रिंट या आईरिस इस सबको स्कैन करता है, ठीक है। आइरिस का मतलब आँख का पुतली, तो आँख का पुतली को भी स्कैन करने वाला डिवाइस होता है। जनरली देखने को नहीं मिलता है, लेकिन हाई सिक्योरिटी प्लेस पे जाइएगा तो वो सब भी देखने को मिलता है। अब हम लोग आते हैं आउटपुट यूनिट पे। आउटपुट यूनिट में जितने प्रकार के डिवाइस है और उसको देखेंगे। लगभग ये 1 घंटे का वीडियो होने जा रहा है, ठीक है। कोई बात नहीं, क्योंकि अगर अच्छे से पढ़ना होगा तो 1 घंटे का तो लेक्चर सुनना ही होगा। अब हम लोग क्या करते हैं, आउटपुट यूनिट के बारे में देखते हैं, ठीक है। इनपुट यूनिट को हम लोगों ने कवर कर लिया। इनपुट यूनिट में लगभग 15 डिवाइस हमने देखा, ठीक है। अब आउटपुट यूनिट में जा रहे हैं, तो आउटपुट यूनिट में ज़्यादा इनपुट यूनिट इतना डिवाइस तो नहीं है, लेकिन फिर भी 4-5 डिवाइस है। तो सबसे पहले आउटपुट यूनिट में हम लोग को मॉनिटर के बारे में पढ़ना है। मॉनिटर, ये जो टीवी की तरह दिख रहा है ना, इसे हम मॉनिटर बोलते हैं। ये पुराने ज़माने के कंप्यूटर में इस्तेमाल किया जाता था। आज के ज़माने में ऐसे मॉनिटर का इस्तेमाल किया जाता है। ये जो मॉनिटर है ये पतला होता है, ठीक है। ये फ्लैट पैनल भी बोलते हैं इसको, फ्लैट पैनल मॉनिटर या डिस्प्ले, फ्लैट पैनल डिस्प्ले, FPD। ये हो गया फ्लैट पैनल, ठीक है। और ये हो गया CRT, ठीक है। पुराने ज़माने का जो मॉनिटर होता था CRT। तो मॉनिटर के टाइप्स को थोड़ा सा देखते हैं। देखिए CRT मॉनिटर फुल फॉर्म खाली याद रखिएगा, कैथोड रे ट्यूब। यही CRT, ये बल्कि होता था, काफ़ी ज़्यादा मात्रा में बिजली भी लेता था। और उसके बाद जो भी मॉनिटर अब आपको देखने को मिलेगा, ठीक है, यहाँ पे 3 होगा। चलिए, जो भी मॉनिटर दिख रहा है ये सब FPD, फ्लैट पैनल डिस्प्ले ही है। तो फ्लैट पैनल में सबसे पहले LCD डिस्प्ले के बारे में हम लोग देखेंगे। LCD, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, LCD फुल फॉर्म खाली याद रखना है आपको। LCD में भी एक टाइप आता है जिसको बोलते हैं TFT। इसका फुल फॉर्म होता है थिन फिल्म ट्रांजिस्टर, ठीक है। एलईडी, लाइट इमिटिंग डायोड, ये एलसीडी से थोड़ा सा मतलब बेहतर क्वालिटी का पिक्चर दिखाता है। इसका व्यूइंग एंगल अच्छा होता है, मतलब किसी भी कोने से देखिएगा तो आपको ब्राइट पिक्चर दिखेगा। थोड़ा सा महंगा भी आता है, एलसीडी से भी महंगा होता है। तो एलईडी का मतलब हो गया लाइट इमिटिंग डायोड। और क्वेश्चन जो पूछा गया था बेल्ट्रॉन में, वो एलईडी का जो एडवांस वर्जन है डिस्प्ले है उसके बारे में बस फुल फॉर्म पूछा गया था। OLED, एलईडी का एडवांस वर्जन है ये। तो ओ का मतलब हो गया ऑर्गेनिक और लाइट इमिटिंग डायोड। एमोलेड, ये OLED से भी एडवांस हो गया। तो एक्टिव मैट्रिक्स, AM का मतलब क्या हो गया, एक्टिव मैट्रिक्स। और O का मतलब हो गया ऑर्गेनिक लाइट इमिटिंग डायोड, ठीक है। एक प्लाज्मा डिस्प्ले भी आया था लेकिन अब उतना इस्तेमाल नहीं होता है। PDP, प्लाज्मा डिस्प्ले पैनल। तो इतने प्रकार का मॉनिटर पाया जाता है, ठीक है। तो आपको बस फुल फॉर्म याद करके रखना है। अब कुछ इम्पोर्टेंट टर्म्स हैं जो मॉनिटर के बारे में। एस्पेक्ट रेशियो क्या होता है, तो देखिए एस्पेक्ट रेशियो, कुछ मॉनिटर को देखिएगा तो थोड़ा सा चरकुटा टाइप दिखेगा, कुछ को देखिएगा तो एकदम लंबा ऐसे दिखेगा, ठीक है। तो इसी को बोलते हैं एस्पेक्ट रेशियो। क्या बोलते हैं, एस्पेक्ट रेशियो।
मतलब हॉरिजेंटल लेंथ और वर्टिकल लेंथ का जो उनका रेशियो होता है उसे ही एस्पेक्ट रेशियो बोलते हैं। तो जो पहले के ज़माने में थ्री 3:4 का आता था, आज के डेट में देखा जाएगा तो ये आता है 16:10 का। इस तरह का आज के डेट में हम लोग का जो मोबाइल का जो डिस्प्ले होता है वो 16:9 या 16:10 का ही होता है। एस्पेक्ट रेशियो समझिए। अब डिस्प्ले का रेजोल्यूशन समझ लीजिए। देखिए डिस्प्ले का रेजोल्यूशन का मतलब उसका पिक्चर क्वालिटी कितना बेहतर हो सकता है। तो रेजोल्यूशन को मापने के लिए पीपीआई का इस्तेमाल किया जाता है, पिक्सल पर इंच। 1 इंच में कितना पिक्सल है, तो सबसे पहले पिक्सल समझते हैं क्या है। तो देखिए आप अगर मेरे वीडियो को अगर देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, तो जो कुछ आपके स्क्रीन पे दिख रहा है वो आपके पिक्सल को ही कलर करके दिखा रहा है। चाहे हम ये लाइन खींच रहे हैं, चाहे ये गोला बना रहे हैं, या चाहे यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है, ये सब आपके स्क्रीन पे दिख रहा है। उसके पीछे का एक ही कारण है कि बहुत सारा पिक्सल है आपके डिस्प्ले स्क्रीन के अंदर, और उसी पिक्सल में किसी को काला किया गया है, किसी को उजला किया गया है, किसी को लाल किया गया है, तभी आप इस इमेज को देख पा रहे हैं। जैसे यहाँ पे समझ लीजिए ये एक स्क्रीन है जिसमें बहुत मोटा मोटा पिक्सल है, और ये छोटा सा जो यूनिट है इसको अगर हम जैसे कि यहाँ पे थोड़ा सा एक रेड कर रहे हैं, ये छोटा सा जो ये डॉट है, या छोटा सा जो ये बॉक्स है, इसी बॉक्स को बोलते हैं पिक्सल। तो इंडिविजुअल यूनिट यहाँ पे लिखा है स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल यूनिट। किसी भी मॉनिटर का डिस्प्ले जो होता है उसका एक स्मॉलेस्ट यूनिट को ही हम लोग पिक्सल बोलते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे इसका पिक्सल बहुत बड़ा बड़ा है। तो देखिए यहाँ पे एक स्माइली वाला इमोजी बनाने के लिए क्या किया है, ये कुछ पिक्सल को क्या किया है, पीला कर दिया है, कुछ पिक्सल को ब्लैक कर दिया है, और कुछ पिक्सल को यहाँ पे पिंक कर दिया है, और इस तरह से करके ये इमोजी बना दिया है। तो पिक्सल अब आप समझ पा रहे होंगे। तो पुराने ज़माने के मोबाइल या टीवी देखिएगा तो उसमें पिक्सल थोड़ा सा दिख जाता है करीब से देखने पे। लेकिन आजकल का जो महंगा महंगा टीवी आ गया है या मोबाइल है, इसमें पिक्सल पता ही नहीं चलता, इतना छोटा पिक्सल होता है कि वो बहुत ही छोटा छोटा होता है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रिंटर पे आते हैं। ठीक है। प्रिंटर, तो देखिए प्रिंटर प्रिंटर एक प्रकार का ये भी आउटपुट डिवाइस है। ठीक है। प्रिंटर जो है वो हार्ड कॉपी प्रोड्यूस करता है, हमें जो भी इंफॉर्मेशन देता है वो क्या करेगा, टेक्स्ट या ग्राफिक्स के तौर पे टेक्स्ट या फोटोग्राफ हमें पेपर पे छाप देता है और प्रिंट कर देता है, और हम उसे ही आउटपुट के तौर पर ले लेते हैं। तो जो कुछ पेपर पे प्रिंटेड मिल गया वही कहलाता है हार्ड कॉपी। तो आप बोल सकते हैं कि प्रिंटर हार्ड कॉपी प्रोड्यूस करता है। अब प्रिंटर के कुछ टाइप्स हैं। ठीक है। प्रिंटर के कुछ टाइप्स हैं, इम्पैक्ट प्रिंटर, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। दो प्रकार के प्रिंटर पाया जाता है। तो इम्पैक्ट प्रिंटर वैसे प्रिंटर को बोलेंगे जो पेपर पे हैमरिंग करके प्रिंट करता है, मतलब पेपर को ठोक के पीट के प्रिंट करता है। तो जितने भी इस इस तकनीक पे जितने भी प्रिंटर प्रिंट करते होंगे उन सारे प्रिंटर को हम लोग इम्पैक्ट प्रिंटर बोलेंगे। इसके अंदर अगर देखिएगा तो एक रिबन पाया जाता है, इंक कोटेड रिबन, मतलब उस रिबन पे इंक का कोट एक लेप चढ़ाया रहता है। ठीक है। और उसी जैसे आप देखिए सिंपल टाइपराइटर मशीन अगर आपने देखा हुआ, खटखटवा मशीन, वो जिस तकनीक पे प्रिंट करता है ठीक उसी तकनीक पे इम्पैक्ट प्रिंटर प्रिंट करता है, बस वही तकनीक है। ये स्लो होता है, नॉइजी, मतलब बहुत हल्ला करता है, और बहुत सस्ता भी मिल जाता है। अब पुअर क्वालिटी, क्वालिटी बेकार होता है, मतलब काम चलाऊ होता है, बस बहुत बेहतर क्वालिटी नहीं होता है। अब इम्पैक्ट प्रिंटर में कितने प्रकार के प्रिंटर होते हैं ये आपको एग्जांपल में यहाँ से समझ लेना है। बॉल प्रिंटर, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, डेजी व्हील प्रिंटर, ड्रम प्रिंटर, लाइन प्रिंटर, चेन प्रिंटर, ये सारे प्रिंटर इम्पैक्ट प्रिंटर के अंतर्गत आते हैं। ठीक है। कुछ का फोटोग्राफ मैंने लगाया है, जैसे कि ये हो गया आपका, ये जो प्रिंटर है ये डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर है। देखिए यहाँ पे यहाँ पेपर आप देख पा रहे होंगे,
इस तरह का पेपर, जैसे कि पहले जो रेलवे का जो टिकट मिलता था, पेपरवा के दोनों साइड में ऐसे छेद होता था, गोला गोला। तो इस तरह का पेपर पे कोई भी प्रिंटर अगर प्रिंट कर रहा है, समझ लीजिए ये जो पेपर है, ये डॉटमेटिक प्रिंटर से प्रिंट होके आ रहा है। डॉटमेटिक प्रिंटर क्या करता है, छोटा छोटा डॉट ऐसे मार मार के प्रिंट करता है, छोटा छोटा डॉट मार के प्रिंट करता है। ठीक है, तो डॉटमेटिक प्रिंटर का यही काम है। अब आते हैं डेजी व्हील। देखिए, यहाँ आपको एक चक्का दिख रहा होगा, और इस चक्का पे मैं थोड़ा सा जूम अगर करूँ यहाँ पे, तो इसमें माचिस की तिल्ली की तरह देखिए, यहाँ पे तिल्ली दिख रहा होगा, और इस पे लेटर टाइप है, जैसे यहाँ ओ है, फिर यहाँ एन है, यहाँ ई है, यहाँ ए है। तो ये सब दिख रहा है। तो अगर इसको इसका तकनीक अगर समझिएगा, तो इसके आगे पेपर रख दीजिए। ठीक है, इसके आगे पेपर रख दीजिए। ठीक है, और थोड़ा सा मैं बड़ा पेपर बना दिया। एक एक पेपर मैं यहाँ रख देता हूँ ऐसे। तो अगर आपको एप्पल लिखना है इस पेपर पे, तो ये चक्का घूमेगा। ठीक है, ये चक्का अपने आप में घूमेगा, और घूम घूम के क्या करेगा, पहले ए को सामने लाएगा और इस पे खटाक से मारेगा तो ए प्रिंट हो जाएगा। फिर पी को सामने ला के दो बार मार देगा। फिर एक बार एल को सामने लाएगा, फिर ई को सामने लाएगा, और ऐसे करके क्या प्रिंट कर देगा, एप्पल। तो इसे ही डेजी व्हील प्रिंटर कहते हैं। ठीक है, इसमें व्हील होता है, और व्हील का जो बाहरी छोर दिख रहा है, उन सब पे क्या होता है, कुछ ना कुछ लेटर पहले से उसमें बनाया गया रहता है। अब आइए यहाँ पे बॉल प्रिंटर। सेम वही तकनीक है, यहाँ पे एक बॉल है, इसको गोल्फ बॉल प्रिंटर भी बोलते हैं। एक बॉल है, और बॉल पे ही क्या है, यहाँ पे जो भी है लेटर, वो यहाँ पे बनाया गया है थोड़ा सा उभरा हुआ। अब जैसे कि यहाँ चक्का घूम रहा था, व्हील घूम रहा था, उसी तरह से आप बॉल को ले लीजिए। बॉल घूम घूम के क्या करेगा, पेपर पे पीटेगा, ठोकर मारेगा, तो प्रिंट हो जाएगा। तो वो बॉल प्रिंटर ऐसे काम करता था। यहाँ पे ड्रम प्रिंटर कैसे काम करता है वो समझ लीजिए। यहाँ पे पूरा ड्रम है, मतलब आप बोल सकते हैं कि ये जो ड्रम है ना, इसमें इसमें अगर ऐसे बांट दें अलग अलग सेक्शन, तो जैसे कि ऐसे समझ लीजिएगा कि इसमें जैसे कि होता है ना बल्ला या चूड़ी, ऐसे समझ लीजिए। उसी तरह का है ढेर सारा, और साथ में उनको एक ही साथ जोड़ दिया गया, तो एक बेलनाकार रूप ले लेगा, मतलब कि ड्रम का रूप ले लेगा। और ये आपस में क्या होते हैं, घूमते हैं, आगे पीछे घूमेंगे। और क्या होगा, एक बार में एक लाइन, जो चीज़ लिखना है वो सब आपस में घूम के उतना अक्षर को सामने ले आएंगे, और पेपर पे एक ही बार मारेगा। देख रहे हैं यहाँ पे हैमर है, सब हथौड़ा लगा हुआ है, धार धार खटाखट ये सब मारेगा, और एक लाइन पूरा लिखा जाएगा। तो ये लाइन प्रिंटर भी इसी तरह से काम करता है, एक बार में एक लाइन प्रिंट करता है। ठीक है, थोड़ा सा फास्ट हो जाता है, लेकिन काम तरीका वही रहता है इसका। ठीक है, तो ये सब कुछ तकनीक मैं आपको समझा दिया, ताकि इससे क्या हो जाए कि इसका काम करने का तरीका आपको समझ में आ जाए। ठीक है, जो भी प्रिंटर यहाँ पे दिख रहा है, ये सब इम्पैक्ट प्रिंटर है। कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स अब इसके बारे में हम लोग समझ लेते हैं। इंपॉर्टेंट टर्म्स में क्या है, डीपीआई, डॉट पर इंक। जो भी इम्पैक्ट प्रिंटर है, उसका क्वालिटी को मेजर किया जाता है। जैसे कि डॉट मैट्रिक प्रिंटर डॉट डॉट करके प्रिंट करता है, तो अगर अच्छा क्वालिटी में प्रिंट करना होगा, तो 1 इंच के अंदर और ज़्यादा डॉट लगाएगा वो। ठीक है, सीपीएस, कैरेक्टर पर सेकेंड, मतलब ये स्पीड, कितने स्पीड में कंप्यूटर प्रिंट कर रहा है, मतलब प्रिंटर प्रिंट कर रहा है। तो 1 सेकंड में जितना कैरेक्टर वो टाइप कर देगा, वही उसका स्पीड कहलाएगा। तो सीपीएस मतलब कि एक इम्पैक्ट प्रिंटर, जैसे कि इम्पैक्ट प्रिंटर में आप ले लीजिए, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर छोड़ के, जैसे कि डेजिबल प्रिंटर ही ले लीजिए। ठीक है, तो डेजिबल प्रिंटर के बारे में अगर आपको पूछा जाए कि इसकी स्पीड को किसमें मापते हैं हम, तो इसके स्पीड को मापते हैं सीपीएस में। पीपीएम, पेज पर मिनट, पेज पर मिनट। हालांकि यहाँ पे तो कोई उस तरह का नहीं है कि एक बार में खटाक से एक पेज प्रिंट कर दे, लेकिन आगे हम लोग पढ़ेंगे नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर में, तो जो लेजर प्रिंटर है उसकी स्पीड को मापते हैं पीपीएम में, पेज पर मिनट में।
क्योंकि वो धड़ाधड़ एक पेज प्रिंट करता है, बहुत फास्ट काम करता है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर पे आते हैं। तो नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर में देखिएगा, तो वैसा प्रिंटर जो बिना टच किए हुए या बिना हैमरिंग किए हुए पेपर को बिना छुए बिना पीटे प्रिंट कर देता है, तो वैसे प्रिंटर को नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर करेंगे बोलेंगे। मतलब क्या, कि प्रिंटर जो प्रिंट करने वाला जो जो भी उसका अ, तरीका है, वो पेपर को बिना छुए थोड़ा सा पेपर से थोड़ा सा दूरी बनाकर ही वो प्रिंट कर दे रहा है। तो इस तकनीक को ही हम लोगों ने नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। तो ये फास्ट होता है, साइलेंट, थोड़ा सा आवाज नहीं करता, बहुत हल्का आवाज करता है, बेस्ट क्वालिटी का प्रिंट करता है, हाँ लेकिन महंगा होता है। तो तीन प्रकार का प्रिंटर है जो नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर के अंतर्गत आता है। इंकजेट प्रिंटर, लेजर प्रिंटर, थर्मल प्रिंटर। ठीक है। अब चलिए यहाँ पे कुछ फोटोग्राफ्स हैं, देखिए। ये जो प्रिंटर है, ये है इंकजेट प्रिंटर। इसमें लिक्विड इंक डाला जाता है। देखिए यहाँ पे ना एक इसका चेम्बर है, जिसमें तीन प्रकार का इंक कलर दिख रहा है, और ये ब्लैक इंक है, तो मतलब चार प्रकार का इंक इसमें रहता है, और दुनिया का सारा कलर बनाकर ये प्रिंट कर देगा। ठीक है। तो ये जो है इंकजेट प्रिंटर का एक फोटो है। ये जो प्रिंटर आपको देखने को मिल रहा है, ये प्रिंटर हर ऑफिस में आपको मिल जाएगा। ये लेजर प्रिंटर है, ब्लैक एंड व्हाइट ही प्रिंट करता है, और ये बहुत फास्ट प्रिंट करता है। इसके मुकाबले ये फास्ट प्रिंट करता है। तो ये लेजर प्रिंटर है। लेजर प्रिंटर में ड्राई इंक होता है। इतना बात को याद रखिएगा, लेजर प्रिंटर में कितना कैसा इंक होता है, ड्राई इंक। ड्राई इंक का मतलब पाउडर की तरह इंक होता है। और लेजर प्रिंटर में जो इंक प्रिंट करने वाला जो जो वहाँ पे एक छोटा सा डिवाइस होता है, उसको बोलते हैं टोनर। उसको क्या बोलते हैं, टोनर। ठीक है। तो टोनर बोलते हैं उसको। और ये जो प्रिंटर है, ये प्रिंटर है थर्मल प्रिंटर। देखिए इस तरह का जो भी पतला पतला पेपर पर प्रिंट होकर निकलता है, वो सब थर्मल प्रिंटर से निकलता है। जैसे एटीएम में जाते हैं आप, तो एटीएम से जो पर्ची निकलता है वो थर्मल प्रिंटर से निकलता है। इसमें किसी प्रकार का इंक नहीं होता है। और बताइए, फिर भी ये प्रिंट कर देता है। इसमें किसी प्रकार के इंक नहीं है, फिर भी ये प्रिंट कर देता है। ऐसा इसीलिए क्योंकि इसमें जो पेपर लगाया रहता है ना, ये पेपर खास प्रकार का होता है। इस पेपर पे ना एक केमिकल का लेप चढ़ाया जाता है, और ये जो प्रिंटर है ना, थोड़ा सा हीट मारता है। थर्मल प्रिंटर नाम ही है थर्मल। तो जहां जहां हीट मारेगा ना, वहां वहां प्रिंट हो जाएगा। ठीक है। तो हीट का प्रयोग करता है ये। और इस पर तो केमिकल का लेप रहता है, जहां जहां हीट पड़ता है वहां वहां रंग निकल के आ जाता है। तो थर्मल प्रिंटर आपको वैसे वैसे जैसे किसी मॉल में आप जा रहे हैं, वहां पे देखते हैं बड़ा सा एकदम, या बिजली का बिल ही आपके हाथ में जो आता है, एक रिबन की तरह, पट्टी की तरह आता है पेपर पे। तो वैसे वैसे पेपर पे, पतला पतला पेपर पे जो कुछ प्रिंट होकर निकलता है, वो सब थर्मल प्रिंटर से ही निकलता है। तो प्रिंटर को भी हम लोगों ने कवर कर लिया। देखिए आउटपुट यूनिट अभी खत्म नहीं हुआ है। ठीक है। आउटपुट यूनिट में दो तीन और आउटपुट यूनिट है, उसे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देख लेंगे। अब इतना ही पढ़ के हम लोग कुछ क्वेश्चन को सोल्व करने की कोशिश करते हैं। ठीक है। कुछ क्वेश्चन को हम लोग सोल्व करने की कोशिश करते हैं, और जो बच गया वो नेक्स्ट पार्ट में हम कवर करेंगे। देखिए पहला क्वेश्चन जो है, इस क्वेश्चन को आप लोग खुद सोल्व कीजिएगा। ठीक है। पहले आप लोग खुद सोल्व कीजिए, पॉज कर करके। पॉज करने का नहीं मतलब कि थोड़ा सा स्क्रीन को रोक दीजिए और आप लोग खुद सोल्व कीजिए। ठीक है। तो जो पहला का आंसर, पहला क्या करा है, निम्नलिखित में से कौन एक इनपुट डिवाइस है। तो कीबोर्ड एक इनपुट डिवाइस है। और ये जो 10 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है कि एमोलेड एमोलेड डिस्प्ले का टेक्नोलॉजी है, इसका पूर्ण नाम क्या है। तो एक्टिव मैट्रिक्स। ठीक है। एक्टिव मैट्रिक्स ऑर्गेनिक। तो ये सही है। ठीक है। चलो पहले आप इसका आंसर दीजिए, हम तो बता ही रहे हैं। 46, आधुनिक कंप्यूटर में प्रयुक्त होने वाले विभिन्न सेंसर देखें हैं, निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है। आधुनिक कंप्यूटर में बहुत प्रकार का सेंसर का इस्तेमाल किया जाता है। तो सेंसर इनपुट डिवाइस है। कंप्यूटर गेमिंग के लिए लोकप्रिय रूप से उपयोग की जाने वाली कंट्रोल स्टिक क्या है।
जॉयस्टिक। अब फिर यहाँ रोक के आप इसका आंसर पहले दीजिए। कह रहा है कि उत्तर पत्रिका पर ब्लैक इंक एंड वाइट चिन्हों को पढ़ने के लिए कंप्यूटर पर भेजने के लिए, मतलब ओएमआर की बात कर रहा है। तो ओएमआर में क्या होता है कि ओएमआर चीट को चेक करता है, जिसपे हम लोग क्या करते हैं, पेंसिल से या पेन से, ब्लैक पेन से छोटा छोटा बबल बनाते हैं। 28 नंबर, निम्नलिखित में से कौन इनपुट डिवाइस नहीं है? तो आपको पता है इनपुट डिवाइस, प्रिंटर इनपुट डिवाइस नहीं है, आउटपुट डिवाइस है। निम्नलिखित में से कौन सा एक ऑप्टिकल इनपुट डिवाइस है? देखिए ऑप्टिकल इनपुट डिवाइस, तो लाइट पेन ऑप्टिकल इनपुट डिवाइस है। बाकी ये सब जो है, ये सब फालतू का ऑप्शन बनाया है। अब यहाँ पे 52 करें, निम्नलिखित में से किसी कंप्यूटर को बाह्य उपकरण माना जाता है? तो देखिए बाह्य उपकरण, प्रिंटर को बाह्य उपकरण माना जाता है। यहाँ पे हार्ड डिस्क लिखा है, सीपीयू, एएलयू, ये सब कंप्यूटर के अंदरूनी डिवाइस है, बाहरी डिवाइस नहीं है। डॉट मैट्रिक्स एंड बैंड प्रिंटर किस प्रकार के प्रिंटर? तो अभी हम लोगों ने पढ़ा है डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर क्या है? इम्पैक्ट प्रिंटर। निम्नलिखित में से कौन सा प्रिंटर कार्बन फॉर्म का उपयोग करता है? तो कार्बन फॉर्म का उपयोग कौन करता है? इम्पैक्ट प्रिंटर से करता है। और इम्पैक्ट प्रिंटर में हमने डेजीविल का नाम पढ़ा, तो डेजीविल। फिर निम्नलिखित में से कौन सा, मतलब फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ इनपुट डिवाइस? तो इनपुट डिवाइस का एग्जांपल क्या है? माउस। ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन आउटपुट डिवाइस? आउटपुट डिवाइस का उदाहरण कौन सा हो गया? यहाँ पे हेडफोन। ठीक है, हेडफोन आउटपुट डिवाइस है। देखिए ओसीआर, टच पैड। देखिए टच पैड मैंने इनपुट यूनिट में नहीं लिखा है, लेकिन टच पैड जो भी डिजिटाइजिंग टैबलेट है, तो उसको छोड़ दीजिए। टच स्क्रीन जो हम लोग का है ना, तो टच स्क्रीन इनपुट डिवाइस के अंतर्गत आता है। अब आते हैं डेजीविल। डेजीविल प्रिंटर का एक प्रकार है। अब यहाँ पे 47 नंबर क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इनपुट आउटपुट डिवाइस? इनपुट आउटपुट डिवाइस कौन नहीं है? रैम। रैम मेमोरी है, ये इनपुट आउटपुट डिवाइस नहीं है। कुछ कुछ चीज़ों को आप छांट के भी बना सकते हैं। ओ एल ई डी का फुल फॉर्म पूछ रहा है, ठीक है, तो ओ का मतलब होता है ऑर्गेनिक। ठीक है, ऑर्गेनिक लाइट इमिटिंग डायोड, सी। पहले आप खुद से इसका आंसर दीजिए, फिर हम देंगे, ठीक है। 43, डैश वर्क एज एन इंटरफेस बिटवीन यूजर एंड कंप्यूटर। तो इनपुट आउटपुट डिवाइस क्या करता है? यूजर और कंप्यूटर के बीच में इंटरफेस का काम करता है, मतलब बीच में मध्यस्थता करता है। 50, एग्जाम्पल ऑफ इम्पैक्ट प्रिंटर। देखिए इम्पैक्ट प्रिंटर का एग्जाम्पल आपसे पूछा जा रहा है, तो ड्रम प्रिंटर क्या है? इम्पैक्ट प्रिंटर। अगर आपने अच्छे से ध्यान से इम्पैक्ट प्रिंटर को पढ़ा होगा, तो इसका जवाब आप सही दिए होंगे। पॉइंटिंग डिवाइस की बात कर रहा है, तो देखिए पॉइंटिंग डिवाइस कौन है? तो इसमें से कह रहा है कि नॉट पॉइंटिंग डिवाइस, तो कीबोर्ड पॉइंटिंग डिवाइस नहीं है। माउस, लाइट पेन, ट्रैकबॉल पॉइंटिंग डिवाइस है। कह रहा है कि प्रिंटेड आउटपुट को हम लोग किस बार, मतलब किस नाम से जानते हैं? तो हार्ड कॉपी। बार बार मैं बता रहा था कि प्रिंटर हमें हार्ड कॉपी ही देता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पेरिफेरल डिवाइस? पेरिफेरल डिवाइस का मतलब जो कंप्यूटर में सीपीयू को छोड़ दीजिए, तो बाकी जो डिवाइस आसपास दिख रहा है ये सब पेरिफेरल डिवाइस है। ठीक है, पेरिफेरल डिवाइस सीपीयू के आसपास पड़ा हुआ जो भी डिवाइस है, जैसे मॉनिटर, कीबोर्ड, माउस, ये सब पेरिफेरल डिवाइस कहलाते हैं। तो इसमें से कह रहा है कौन पेरिफेरल डिवाइस नहीं है? तो सीपीयू को ही तो छोड़ना है, तो सीपीयू को छोड़ दीजिए, ये नहीं है। 28, विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस इज मोस्टली यूज फॉर गेमिंग पर्पज? तो जॉयस्टिक। गेमिंग के लिए मोस्टली जॉयस्टिक का प्रयोग किया जाता है, लेकिन ऐसा बात नहीं है, माउस से भी हम गेम खेल सकते हैं, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन में कह रहा है कि मोस्टली यूज, सबसे ज़्यादा इस्तेमाल जॉयस्टिक का होता है। और इसमें से आपको ऑड फाइंड करना है, इसमें से ऑड। तो देखिए टच स्क्रीन, इंकजेट, डॉट मैट्रिक्स, लेजर, ये तीनों क्या है? प्रिंटर का उदाहरण है। तो ऑड हो गया टच स्क्रीन। तो चलिए देखिए, अभी हम लोगों ने 1 घंटे की पढ़ाई की और इतना सारा क्वेश्चन का आंसर हम लोगों ने सही सही दे दिया। इसी तरह से आगे भी पढ़ते रहेंगे और बेहतर तैयारी आपकी हो जाएगी। अगर वीडियो अच्छा लगा तो जरूर दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और सब्सक्राइब को थोड़ा सा बढ़ाइए, थोड़ा सा मोटिवेशन हमें भी मिलता है कि चलिए आप लोग भी कुछ कर रहे हैं मेरे लिए, तो मैं भी आप लोगों के लिए और ज़्यादा करूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, देखने के लिए धन्यवाद।